नेटफ्लिक्स एक ऐसा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिसने पूरी दुनिया को एंटरटेनमेंट का असली मतलब सिखाया था। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। 1997 में शुरू हुआ ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले टाइम में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ था तब मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर था और इस प्लेयर का नाम था ब्लॉकबस्टर। और उस टाइम .com बस्ट के चलते नेटफ्लिक्स कई लॉसेस फेस कर रहा था एंड नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को $15 मिलियन की डील ऑफर करी थी एंड ब्लॉकबस्टर खुशी खुशी नेटफ्लिक्स को खरीद सकता था। लेकिन शॉकिंगली ब्लॉकबस्टर ने इस डील को नहीं रिजेक्ट किया, बल्कि इन लोगों ने इस डील को हंसते हुए रिजेक्ट किया था। You're gonna fail. We're not interested. एंड एग्जैक्टली इस मीटिंग के 10 साल बाद नेटफ्लिक्स एक $1 बिलियन ब्रांड बन गया था और दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर बैंक्रप्सी फाइल कर रहा था। एंड लेट 2010s के बाद नेटफ्लिक्स अग्रेसिवली ग्रो होने लगा और इसी दौरान नेटफ्लिक्स की नजर पड़ी इंडिया पर और तभी रिलायंस जियो की वजह से इंडिया में इंटरनेट एडॉप्शन तेजी से ग्रो होने लगा। और जब तक इंडिया में कोई मेजर ओटीटी प्लेयर भी नहीं था, नेटफ्लिक्स ने सोचा कि ये इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का सही वक्त है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। 2016 में जब इसने इंडियन मार्केट में एंट्री ली तो इन लोगों ने एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस फेस किया। इन लोगों ने इंडियन ऑडियंस को कैटर करने के लिए कई शोज लॉन्च किए और कई एक्वायर भी किए। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके लॉन्च के 6 साल बाद भी नेटफ्लिक्स के सीईओ रेड हेस्टिंग्स ने ये कहा कि ये इंडियन ऑडियंस को समझने के लिए कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हैं और ये अभी भी इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानगी की बात यह है कि एक $1 बिलियन कॉन्ग्लोमरेट 6 साल के ऑपरेशंस के बाद भी अपना राइट कस्टमर ढूंढने में फेल हो रहा था। लेकिन 2022 के बाद स्टोरी चेंज होती है जब नेटफ्लिक्स ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके बाद इनका रेवेन्यू प्रॉफिट हर क्वार्टर में डबल होते गया। अब वो इंडिया को अपना की मार्केट्स में ऐड करने लगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर नेटफ्लिक्स ने वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला क्रैक कर लिया था जिससे इसने इंडिया जैसी मार्केट को कैप्चर कर लिया। और आज नेटफ्लिक्स के पास इंडिया का 12.37 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। आखिर क्या थी वो स्ट्रेटेजीज एंड मेन इंपोर्टेंटली इस केस स्टडी से हम कुछ ऐसे बिजनेस लेसन सीखेंगे जो आप आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। नेटफ्लिक्स की स्टोरी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये मूवीज और एंटरटेनमेंट का सिस्टम आखिर शुरू कैसे हुआ था। कैसे लोग 90s में अपनी फेवरेट मूवीज एंजॉय करते थे, कैसे ये ब्लॉकबस्टर हिट्स थिएटर्स से घर के टीवी तक पहुंचते थे। इसे समझने के लिए हमें 90s में जाना होगा जब लोग एंटरटेनमेंट के लिए मेजरली ये 3 सोर्सेस पे रिले करते थे। पहला और सबसे ट्रेडिशनल सोर्स था मूवी थिएटर्स और सिनेमास। 90s में IMAX और मल्टीप्लेक्सेस धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे और लोग ग्लोबली अपने वीकेंड्स और वेकेशंस पर थिएटर्स जाते और ब्लॉकबस्टर हिट्स जैसे टाइटैनिक, जुरासिक पार्क, मेन इन ब्लैक जैसे मूवीज एंजॉय करते। उस वक्त के बड़े स्टूडियोज का रेवेन्यू मेजरली टिकट सेल्स पे डिपेंडेंट था। जितने ज्यादा लोग थिएटर्स में मूवी देखेंगे उतना रेवेन्यू यह जनरेट होता था और ये मॉडल आज भी लार्जली फॉलो किया जाता है। एंड दूसरा सोर्स था केबल और सैटेलाइट टीवी चैनल्स जैसे HBO, शो टाइम, MTV, कार्टून नेटवर्क। 90s के सुपर टीवी चैनल्स थे। ये चैनल्स ब्लॉकबस्टर हिट्स को थिएटर रिलीज के कई महीनों के बाद ब्रॉडकास्ट करते थे और लोग घर बैठे ही मूवीज एंजॉय कर सकते थे। लेकिन केबल टीवी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास प्ले, पॉज, रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं था और जो भी मूवीज ये चैनल्स हमें दिखाते हमें मजबूरन वही देखना पड़ता था, जिसका मतलब है कि एक्सेस काफी लिमिटेड था। ये सब चैलेंजेस हम 90s के किड्स अच्छी तरह से रिलेट करते हैं। जैसे मम्मी कोई काम बोलती तो मूवी के बीच एक ऐड आने का इंतजार करते और जब ऐड आता तो हमारे सारे काम उतने टाइम में निपटा लेते थे। और अगर किसी को न्यू मूवी थिएटर के बाहर दोबारा देखनी होती थी तो उसे कई महीनों केबल टीवी पर आने के लिए इंतजार करना पड़ता था। और जो लोग ज्यादा पेशेंस नहीं रखते थे उन लोगों के लिए था ये एंटरटेनमेंट का तीसरा और सबसे फ्लेक्सिबल सोर्स और वो था होम वीडियो रेंटल्स। यहाँ लोग लोकल स्टोर्स जाकर अपनी फेवरेट मूवी के VHS टेप्स या DVDs रेंट करते थे और घर लाकर अपने VCR या DVD प्लेयर में मूवीज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते थे, जिसमें ये रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड और मूवीज बिना किसी एड इंटरप्शन के मल्टीपल टाइम्स देख सकते थे। और उस टाइम यूएस का सबसे बड़ा मूवीज एंड रेंटल सर्विस प्रोवाइडर था ब्लॉकबस्टर, जिसके एक टाइम पर वर्ल्ड वाइड 9,000 से भी ज्यादा स्टोर थे, जिसमें 84,000 एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड काम करते थे और ये मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हर महीने डील करते थे। एंड ब्लॉकबस्टर प्योरली ऑफलाइन बेस्ड स्टोर था और इनका एक कस्टमर था रीड हेस्टिंग्स, जिन्होंने एक बार ब्लॉकबस्टर से अपोलो 13 रेंट किया था और ये इसे रिटर्न करना भूल गए थे, जिसके चलते इन्हें $40 का लेट फी भरना पड़ा था। ये अमाउंट तब के लिए एक डिसेंट खर्चा था। और इंटरेस्टिंगली ब्लॉकबस्टर की रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा यही से आता है। सिर्फ ईयर 2000 में ब्लॉकबस्टर ने $800 मिलियन सिर्फ लेट फीस से कलेक्ट किया था, जो उसके टोटल रेवेन्यू का करीब 16% था। इसी मॉडल से इंस्पायर होकर हेस्टिंग्स की नजर अमेज़न पर पड़ी, जो तभी लॉन्च हुआ था और ये इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट कर रहा था। हेस्टिंग्स और उनके दोस्त मार्क रडोल्फ को ये मॉडल पसंद आया और इन लोगों ने डिसाइड किया कि इंटरनेट के जरिए ये मूवीज को रेंटल फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाएंगे और 1997 में नेटफ्लिक्स लॉन्च किया। लेकिन उस समय इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी लो था और स्ट्रीमिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी बात थी। इनके पास अभी के लिए बस एक ही ऑप्शन था और वो था ईमेल डिलीवरी, जिसके लिए इन लोगों ने DVDs चूज किया, क्योंकि DVDs उस समय नई टेक्नोलॉजी थी और VHS टेप्स के मुकाबले ज्यादा लाइटवेट और ड्यूरेबल थे। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किया था। नेटफ्लिक्स को प्रॉफिट तभी होता वो जब एक DVD 15 से 20 बार रेंट देते, तभी वो एक DVD का परचेस कॉस्ट रिकवर कर सकते थे
और डिलीवरी टाइम भी 1 से 4 दिन लगता था, जबकि ब्लॉकबस्टर वॉक इन कस्टमर्स को इंस्टेंटली डीवीडी देता था। और अगर इन्हें इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो इन्हें कुछ इनोवेशन करना था, जिसके बाद नेटफ्लिक्स ने 1999 में अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, जिसमें कस्टमर्स $15.95 पर मंथ पे करके एक वक्त में 4 मूवीज रेंट कर सकते थे, और वो भी बिना किसी लेट फी के। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट था जिससे कस्टमर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसके अगले ही साल ईयर 2000 में नेटफ्लिक्स ने अपना प्लान अपग्रेड किया और लॉन्च किया इनका $19.95 अनलिमिटेड मूवीज प्लान, जहाँ कस्टमर एक वक्त में 3 डीवीडीज ऑर्डर कर सकता था। और इंटरेस्टिंगली ये 3 डीवीडीज प्री ऑर्डर कर भी सकते थे, जिससे जैसे ही उनके पास वाली डीवीडी वापस होती, अगला शिपमेंट तुरंत ही निकल जाता था। यह मॉडल उस समय फ्यूचरिस्टिक मॉडल से कम नहीं था, लेकिन इसी बीच एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट क्रैश आ जाता है। इसका नाम है economic bubble, the dot-com bubble. जिसमें कई स्टार्टअप्स बैंकरप्ट हो रहे थे और नेटफ्लिक्स तो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, लेकिन ये अभी भी प्रॉफिटेबल ब्रांड नहीं था। पर हेस्टिंग्स को अपने मॉडल पर पूरा भरोसा था। इसी टाइम इन्होंने ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटियोको को एक डील ऑफर की, जिसमें हेस्टिंग्स ने कहा कि आप $50 मिलियन दो और नेटफ्लिक्स का 49% स्टेक खरीद लो, जिसके चलते हम ब्लॉकबस्टर को ऑनलाइन ले जाएंगे, जहाँ हम ब्लॉकबस्टर को ऑनलाइन स्टफ हैंडल करेंगे और आप लोग ऑफलाइन स्टोर्स हैंडल कर लो। लेकिन ब्लॉकबस्टर ने इस डील को हंसते हुए रिजेक्ट किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कस्टमर 3 से 4 दिन इंतजार करने के बदले इनके ब्लॉकबस्टर स्टोर आकर इंस्टेंटली मूवी ले सकते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद हेस्टिंग्स ने इस डील से बाहर आए और नेटफ्लिक्स को ग्रो करने लगे, और नेटफ्लिक्स भी ईयर ऑन ईयर ग्रो होने लगा। और बस 3 साल के बाद ही इन लोगों ने $6.5 मिलियन का फर्स्ट प्रॉफिट जनरेट किया था। जिसके बाद 2007 में नेटफ्लिक्स ने एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया। अब ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी ऑफर करने लगे, और उसी साल नेटफ्लिक्स ने अपना फर्स्ट $1 बिलियन जनरेट किया था। और साथ ही इनका सब्सक्राइबर बेस भी प्रीवियस ईयर से 28% ग्रो हो रहा था, और इनका रेवेन्यू भी 18% ग्रो हो रहा था। इसी ग्रोथ को देखते हुए नेटफ्लिक्स के प्लान्स भी बढ़ रहे थे, और ये अभी भी बस यूएस में ऑपरेट कर रहे थे। जिसके बाद नेटफ्लिक्स ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपेंशन कनाडा में किया, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर ऑडियंस यूएस से लगभग सेम ही थे। और साथ ही इन लोगों ने पहली बार $7.99 का प्लान लॉन्च किया, जो उस समय नेटफ्लिक्स का लोएस्ट प्राइस प्लान था। और बस कनाडा ही नहीं, इसके बाद यूके, आयरलैंड, स्वीडन जैसे कंट्रीज में एक्सपैंड किया। 2015 तक इनके इंटरनेशनल एक्सपेंशन के चलते हर साल 7 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स इनके साथ जुड़ रहे थे, जो ग्लोबल एक्सपेंशन के पहले ये नंबर बस 2.4 मिलियन का था, यानी 3x ग्रोथ। और इसी ग्रोथ को देखते हुए रीड हेस्टिंग्स ने 2016 में अनाउंस किया कि ये 130 कंट्रीज में साइमल्टेनियसली एंटर करेंगे। इनके इसी बोल्ड डिसीजन की वजह से नेटफ्लिक्स का स्टॉक बस एक ही दिन में 9.3% ग्रो हुआ था। और इसी दौरान नेटफ्लिक्स की नजर इंडिया पर पड़ी। लेकिन इंडिया क्यों चाहते थे तो वो चाइना भी एंटर कर सकते थे, क्योंकि चाइना इंडिया से बड़ी कंट्री है। लेकिन इन लोगों ने एंटर नहीं किया, क्योंकि चाइना के लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इनफैक्ट चाइना का खुद का यूट्यूब है, इसका नाम है योकू। बेसिकली ये यूएस के किसी भी चीज पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। और 2016 में रिलायंस जियो के डिस्ट्रप्टिव लॉन्च के बाद इंटरनेट यूजर्स काफी तेजी से ग्रो हो रहे थे, जो नेटफ्लिक्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और जब नेटफ्लिक्स ने इंडिया में एंट्री की, इसका बेसिक प्लान ₹500 पर मंथ से शुरू था। इसका स्टैंडर्ड प्लान ₹650 का था, और इसका प्रीमियम प्लान ₹800 का था। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्टैंडर्ड प्लान में 2 स्क्रीन का एक्सेस था, जिसका मतलब है कि अगर 2 दोस्त मिलकर ये स्टैंडर्ड प्लान खरीदेंगे तो इन्हें ₹325 पर हेड पड़ता। इसका प्रीमियम प्लान 4 स्क्रीन के साथ और भी अट्रैक्टिव था, जिसमें अगर 4 लोग ये प्लान शेयर करके खरीदते हैं तो पर हेड ₹200 पड़ता। लेकिन अगर कोई सिंगल यूजर बेसिक प्लान खरीदता तो उसे ₹500 पर मंथ पे करना पड़ता था, और इसमें HD क्वालिटी भी इंक्लूडेड नहीं थी। मतलब एक तरह से वो दूसरे प्लान के मुकाबले 2x ज्यादा पे करना पड़ रहा था, और इसे HD क्वालिटी भी नहीं मिल रही थी। ये प्राइसिंग यूएस के पर्सपेक्टिव से एकदम अनफेयर लगती थी। और इसी दौरान Amazon ने इंडिया में अपना प्राइम वीडियो लॉन्च किया था, और वो भी ₹499 पर ईयर के प्लान से, जिसमें नॉट ओनली स्ट्रीमिंग बल्कि फ्री डिलीवरी और शॉपिंग पर्क्स भी मिल रहे थे। ये नेटफ्लिक्स के ₹500 पर मंथ प्लान से एक मैसिव एडवांटेज था। उसी टाइम हॉटस्टार भी स्पोर्ट्स के एक्सक्लूसिव राइट्स, स्पेशली IPL क्रिकेट की वजह से मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। कॉम्पिटिशन को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने अपना पहला ओरिजिनल शो लॉन्च किया। इसका नाम था सेक्रेट गेम्स, जो एक ग्लोबल हिट बन गया था, और इसने नेटफ्लिक्स को इंडिया में पहचान दी। इस ग्लोबल सक्सेस के बाद रीड हेस्टिंग्स ने कॉन्फिडेंटली कहा कि अगले 100 मिलियन यूजर्स इंडिया से आएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी, क्योंकि इंडिया एक हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट था, जहाँ पर लोग तब तक आपकी सर्विस नहीं खरीदते हैं जब तक उन्हें उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2018 में इंडिया के पास 566 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, जो 2019 तक 627 मिलियन रीच होने वाले थे, और उनमें से सिर्फ 97% मोबाइल फोन यूजर्स थे। मतलब नेटफ्लिक्स का कोर ऑडियंस टियर 2 और टियर 3 सिटीज में था, जो अफोर्डेबल प्राइस डिमांड कर रहे थे। इसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने 2019 में अपना ₹199 मोबाइल प्लान लॉन्च किया था, जो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। यह प्लान स्पेशली उन यूजर्स के लिए था जो प्राइमरीली फोन पर ही कंटेंट कंज्यूम करते थे, और फिर एक्सक्लूसिव नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शोज जैसे गोल्ड, डेली क्राइम ने ऑडियंस को और भी अट्रैक्ट करना शुरू किया। लेकिन फिर भी 2021 तक नेटफ्लिक्स के पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस था, जबकि उसके रिवाइल्स जैसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो के पास उससे 5 to 10x ज्यादा यूजर बेस था। यही रीजन था
क्योंकि 2021 के एंड तक नेटफ्लिक्स ने एक और प्राइस कट अनाउंस किया, जहां इन लोगों ने 199 रुपीज प्लान रिड्यूस करके 149 कर दिया था, जहां इनका बेसिक प्लान में ये HD क्वालिटी ऑफर कर रहे थे। और इनका ये मूव एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद इनका यूजर एंगेजमेंट 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो होने लगा। प्राइस कट के बावजूद नेटफ्लिक्स ने अपने कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स, साउथ इंडियन हिट्स, ग्लोबल ओरिजिनल्स सब कुछ प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहे थे। आज के दिन नेटफ्लिक्स पर वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन पेड यूजर्स हैं, ओवर 190 कंट्रीज, और ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अपने आप को इनोवेट करने का फैसला किया था। अगर कंपनी स्टैग्नेट रहती तो इसका हाल भी ब्लॉकबस्टर जैसा होता। दोस्तों, मैंने नेटफ्लिक्स का एक कोट पढ़ा था एंड मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगा, और वो ये था कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, वी स्टार्टेड विद DVDs। ये कोट उस हर एक इंसान को मोटिवेट करता है जो अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहता है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।